नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी ध्येय आईएएस की 6 नंबर की टेस्ट सीरीज है। 5 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं ध्येय आईएएस की। उनकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई, वहां से आप देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। वहां से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अन्य भी स्टडी मटेरियल आता रहता है, वहां से आप देख सकते हैं। और हम लोग इसमें 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के कवर करेंगे, जिसमें करंट के मार्च के क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, मार्च 2025 के। और हिंदी के 60 क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद। कथन 4 दिए गए हैं। तो साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। बाकी जो नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जो नए राज्य हैं उनका जो निर्माण करा जाता है, वो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, उसमें विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। तो कैसे नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, कौन सा संशोधन किया जाता है? तो साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन किया जाता है, उसमें नए राज्यों को निर्माण किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मतलब नए राज्य का जो निर्माण किया जाता है वो साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है? नियोजन को निषिद्ध करता है, तो इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन होगा 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको कारखाने, खनन इत्यादि में परिसंकट क्षेत्र, मतलब बहुत जो खतरे वाले जो क्षेत्र हैं उनमें निषिद्ध किया गया है। तो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे, इस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने संबंधी प्रावधान को भारतीय संविधान में रखा गया है। किस संविधान में रखा गया है? भारतीय, हाँ संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में रखा गया है। किस प्रावधान है? तो किसमें रखा गया है? तो आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत, या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, या नीति निर्देशक जिसे डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या अनुच्छेद 124। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका नीति निर्देशक जो है तत्व, इनके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 85(2), ठीक है, 85 क्लॉज 2 हा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन है। तो इसमें बताना है, सत्य कथन आपको चुनना है। तो सत्य कथन आपको कौन सा हो जाएगा? आपका पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा करेक्ट नहीं है। लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति के विवेका अधीन जो शक्तियां हैं उनके अधीन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इनकरेक्ट है। तो इसमें करेक्ट क्या है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति जो है, यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है। वह ऐसा केंद्रीय मंत्री की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है, विवेकाधीन नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता? किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता? तो सरकारी अवसानों, ठीक है, पर अस्थायी समिति, ये तो आपका करेक्ट है। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ये आपका क्या हो जाएगा? समिति जो है सभी 30 लोकसभा से संबंध किए जाते हैं,
मतलब इसमें राज्यसभा संबंध नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कथन आपका दूसरा ही है। बाकी लोक लेखा समिति भी है और सार्वजनिक उपक्रम में भी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको संबंध किया जाता है। सिर्फ प्राक्कलन समिति में आपके लोकसभा के मेंबर ज्वाइन होते हैं, लोकसभा के मेंबर ज्वाइन करे जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? तो 30 मेंबर लोकसभा के ज्वाइन किए जा सकते हैं। चलिए, संबंध किए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो लोकसभा के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन कौन से ऐसे हैं? केरल, केरल में भी, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, इन चारों राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2008 के परिसीमन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, सिक्किम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तथा दादर नागर हवेली एवं लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। इतने राज्य हैं जिनमें लोकसभा के लिए जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए आरक्षित सीट नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव, ठीक है, संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया जो प्रयास है वो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ। क्या यह कथन सही है? ठीक है, क्या यह कथन सही है, गलत है? ठीक है, तो कब लागू हुआ? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 1992 24 मई को लागू नहीं हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। ठीक है, 1993 में। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य है, अधिनियम का जो अधिपालन करता पहला राज्य राजस्थान नहीं था। कौन था? तो ये था आपका मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? 25 के अंतर्गत समाविष्ट कौन सा नहीं है? तो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की जो स्वतंत्रता है वो आपका नहीं है। चलिए, बाकी कौन कौन से हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आपके तीनों उसमें आते हैं। चलिए, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था? करने के लिए कौन सा किया गया था आपका? तो आपका 7वां संविधान संशोधन, जो कि एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। ठीक है, 7वां। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है वो बताना है। जब राज्यपाल, कथन पहले में है, जब राज्यपाल के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ जब धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राजमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होगी? ठीक है, कब लागू होती है आचार संहिता? तो लागू होती है आपकी चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है?
इसे किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा माध्यम के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन कौन से हैं? राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य इसमें नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जो ग्राम न्यायालय हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन है, इन पर सही और गलत बताना है, कौन से आपके सही हो जाएंगे कौन से गलत। तो जो ग्राम न्यायालय हैं ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। गलत है। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों के पालन हेतु बाध्य हैं। ये भी गलत है। तो दोनों आपके कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। कनिरापोइल मेगालिथिक साइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कनिरापोइल मेगालिथिक साइट है उस पे आपका क्या है? कथन आपका बताना है, करेक्ट कौन सा हो जाएगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नहीं। कहाँ है? तो ये केरल राज्य में है। ठीक, केरल में स्थित है। इस साइट में पैरों के निशान और एक मानव आकृति सहित चट्टान की नक्काशी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि यह नक्काशी कांस्य औजारों के उपयोग करके बनाई गई थी। ये गलत है, ये गलत है। ऐसा लगता है लोहे के। ठीक, ठीक है, लोहा का। तो इसमें आपका करेक्ट जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों को जोड़ने वाले प्राचीन यात्रा मार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्णन करता है? कौन सही वर्णन करता है बताना है। तो इसमें अहमदाबाद, नल सरोवर, छोटा रण, लोथल और धौलावीरा। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समुदाय विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत हैं? ठीक है, मतलब कमजोर आदिवासी समूहों के रूप में वर्गीकृत हैं, कौन से हैं? तो रियांग भी है आपका, जारवा, ठीक है, जरावा और सोमपेन और चोलनाइकन। ठीक है, यानाडी नहीं है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें उन्हें भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रदान तमिल, तमिल को किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2004 में, 2004 में पहली भाषा। ठीक है, पहली भाषा जिसे दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा का वो तमिल है, वो तमिल है। संस्कृत को कब मिला? तो 2005 में संस्कृत को मिला। और कन्नड़ को कब मिलता है? तो 2008 में मिलता है। और तेलुगु को मिलता है, तेलुगु को भी 2008 में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट होगा तो तमिल पहले ऑप्शन पे हो जाएगा, 1 2। ठीक है, 1 2 हो जाएगा। और एक एक मिनट, हाँ 1 3, सॉरी 3 और 2 और 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 3 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देव की पूजा से संबंधित है? कौन सा त्योहार है जो सूर्य देव की पूजा से संबंधित है? छठ पूजा है। छठ पूजा सूर्य देव की पूजा से संबंधित है। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ मैया के नाम से प्रसिद्ध है, छठी मैया के नाम से, छठी मैया। अगला क्वेश्चन है, 2024 में उत्तर प्रदेश के जीआई टैग क्या है? जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमरोहा ढोलक सिंथेटिक फाइबर और धातु से बना एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र, ये गलत है। ठीक है, अमरोहा ढोलक जो है प्राकृतिक लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, ये जो ढोलक है अमरोहा ढोलक, ये प्राकृतिक लकड़ी से बनाई जाती है, प्राकृतिक लकड़ी से। तो ये तो गलत हो गया आपका। लेकिन अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी, ये जो जीआई टैग है ये अमरोहा ढोलक को प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना है। काल्पी पारंपरिक रूप से हस्त निर्मित कागज उत्पादन के लिए
जाना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। संभल अपने सींग और हड्डी के से बने शिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 3 ऑप्शन, बी इसका करेक्ट था, पहला ऑप्शन गलत था। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। अवधारणा और एक तरफ विधिक जो वाद हैं, विधिक वाद हैं। शिक्षा का जो अधिकार है, इस वाद में जो अवधारणा दी गई, तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य करेक्ट है। ठीक है, उन्नी कृष्णन। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो है आपका पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 19 के लिए जो तर्क संगत परीक्षण हुआ वो है मद्रास राज्य बनाम चंपकत दुराई राजन। ठीक है। दूसरा, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इंटरनेट, वो है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? दाब की जो एसआई मात्रक हो जूल, दाब की एसआई मात्रक आपकी जूल नहीं होती है, क्या होती है? पास्कल। ठीक। बाकी प्रकाश वर्ष की जो दूरी मापन इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मापन इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और नॉट की जो सहायता से जहाज की चाल का मापन किया जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? सालवाई की संधि अंग्रेजों तथा महादजी सिंधिया के बीच हुई थी। ठीक है, के बीच हुई थी, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। कब हुई थी? तो जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1700, जो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 में। 1782 में ही, ठीक है, 1782 में ही ये युद्ध समाप्त होता है और इसी दिन क्या होती है? तालबाई की संधि होती है। तालबाई की संधि होती है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इस संधि से द्वितीय मराठा आंग मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, ये आपका गलत है। कौन सा था आपका? ये प्रथम था। प्रथम आंग मराठा युद्ध था 1775 से 1782, उसमें सालबाई की संधि हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त क्षमादान की जो शक्तियों के अंतर्गत परिहार से तात्पर्य क्या है? परिहार, परिहार क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रदत्त क्षमादान की जो शक्तियां हैं के अंतर्गत परिहार जो है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। ठीक है, तो ये परिहार का मतलब होता है। किस अनुच्छेद में है क्षमादान? तो क्षमादान जो अनुच्छेद है वो आपका 72 अनुच्छेद में है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब दंड की जो प्रकृति है वो परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल व बृहस्पति के मध्य। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है बिना किसी निवेश एवं प्रयास के होने वाले प्रत्याशित लाभार्जन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दूसरा कारण दिया गया है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में वस्तु बाजार तथा वायदा कारोबारी सेबी और विनियमकारी ढांचे के अंतर्गत आ गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का औपचारिक रूप सेबी में विलय कर दिया गया है, भी करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, मतलब व्याख्या भी कर रहा है और करेक्ट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर, निम्नलिखित देशों में कौन से मकर रेखा पर अवस्थित है? अच्छा, मतलब बताना है कि कौन सा देश ऐसा है वो मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, मकर रेखा पर कौन से देश
अवस्थित हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से देश हो जाएंगे। बोत्सवाना है आपका, ठीक है, बोत्सवाना करेक्ट है। और आपका पराग्वे करेक्ट है, यहाँ पे पराग्वे। और चिली करेक्ट है। तंजानिया और जाम्बिया मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और भी देश हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील है आपका, और चिली है, पराग्वे है, नामीबिया है, और बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, तथा ऑस्ट्रेलिया है। इतने देश जो हैं वो आपके मकर रेखा पर स्थित हैं। इस पे है मकर रेखा पर स्थित हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतने देश आपके स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। तो आरक्षित मुद्रा किसको कहा जाता है, तो आपका M0, ठीक है, या M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भारत की जो मुद्रा आपूर्ति की माप है, इसके लिए M0, M1, M2, M3, M4 का प्रयोग किया जाता है। तो M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। चलन में करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों में जमाएं हैं तथा अन्य जमाएं M0 का हिस्सा हैं। चलिए, कब से चलन हुआ है, तो 1970 से 1970 से 71 के बीच में इनका चलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से है कि भारत का लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में अपने न्यूनतम स्तर पर रहा है। किस वर्ष रहा है न्यूनतम स्तर पर, तो 1991 में रहा है। कितना रहा है, तो 927 हुआ था। कितना, 927, ठीक है, 927 वो न्यूनतम स्तर पर रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। ठीक है, 1981 में जो गणना होती है उसमें 934 था, फिर 1991 में 900 आपका 27 है। प्रेजेंट में 2011 की जनगणना में कितना है, ये 2011 की जनगणना में बात करी जाए लिंगानुपात की, तो कितना है, 943 है। कितना है, 943। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी आपकी, पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। जो पौधे जो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, और जो यूज करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस होती है, और क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, और इसकी प्रेजेंस में आप क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है इस क्रिया में, तो ये ध्यान रखना, पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पुराणों की संख्या 16 है। पुराणों की संख्या 16 है, गलत है। कितना है पुराणों की संख्या, कमेंट में करिए। कितनी है, तो 18 है। पुराणों के जो रचयिता हैं लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। क्या थे, उग्रश्रवा, ये बिल्कुल करेक्ट। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, ये भी एक कथन फैक्ट है, वो भी याद ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपका बी करेक्ट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं और क्षेत्र है, उनको सुमेलित करना है। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो होता है वो मालाबार क्षेत्र से संबंधित है। कब होता है मोपला विद्रोह, तो 1921 में होता है, 1921। फराजी विद्रोह कब होता है, तो ये बंगाल से संबंधित है, बंगाल क्षेत्र में। कब होता है, तो होता है 1838 से 1860 के बीच में। रामोसी विद्रोह कब होता है, तो ये होता है पश्चिमी घाट 1822 में, पश्चिमी घाट 1822 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, छोटा नागपुर से संबंधित है। कब होता है,
तो ये 1831 और 32 से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ए का 2 करेक्ट हो जाएगा और बी का 1 ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए? कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए उत्तर प्रदेश में 1947 तक? कुल कितने अधिवेशन संपन्न होते हैं? तो 9 अधिवेशन संपन्न होते हैं। ठीक है, क्या इनका रिवीजन करेंगे? चलिए करते हैं इनका रिवीजन। इलाहाबाद में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। लखनऊ में भी 3 होते हैं। बनारस में 1 होता है, कानपुर में 1 होता है और मेरठ में 1 होता है। तो 9 कुल थे। कौन कौन से? इलाहाबाद में कौन से होते हैं? तो 1888 में होता है इलाहाबाद में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है। इलाहाबाद में 1 होता है 1888 में। कौन था? तो जॉर्ज यूले थे अध्यक्ष। दूसरा होता है 1892 में, इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तीसरा होता है 1910 में। कौन थे अध्यक्ष? सर विलियम वेडरवर्न। ठीक है, फिर लखनऊ में 3 होते हैं। कौन सा होता है लखनऊ में पहला? तो 1899 में होता है, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। फिर होता है 1916, इसके थे व्योमेश सॉरी अंबिका चरण मजमूदार। इसमें एक ऐतिहासिक फैक्ट भी याद रखना है इसमें। कौन सा था? तो गरम दल और नरम दल एक हुए थे, जो कि अलग कब हुए थे? 1960 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगला कब होता है लखनऊ में? 1936 में। ठीक, 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला आपका है बनारस। ठीक, बनारस। बनारस में 1905 में होता है, 1905 में। इसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर, कानपुर में कब होता है? तो 1925 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होती हैं? तो सरोजनी नायडू थी इसके अध्यक्ष। मेरठ, मेरठ में कब होता है? तो 1946 में होता है। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित क्या तात्पर्य? आप एक कथन आपका कौन सा इसमें करेक्ट होगा? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग, तो इसमें जो करेक्ट होगा, यही केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। क्या है? केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के लिए किस शासक गुप्त साम्राज्य के किस शासक के सिक्कों पर अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रमांक, पराक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित हैं? ठीक है, इस पे तो आपका समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के शासक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ग्रह का झुकाव एवं दिनवान पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है? ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो ये मंगल ग्रह है। ठीक, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को लेकर को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? लाल चेर किसके? तो चेन गुट्टवन। ठीक है, सेन गुट्टवन, ये चेर वंश के महानतम शासक हैं। ये चेर वंश, ठीक है, महानतम शासक है चेर वंश का। पत्नी साम्राज्य जो संप्रदाय हुआ, पत्नी संप्रदाय। ठीक है, पत्नी संप्रदाय, इसके भी संस्थापक यही हैं। अगला क्वेश्चन है 39, दो सूचियां हैं, एक तरफ उनको दूसरी सूची है, उनको आपस में मिलान करना है। कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम, ठीक है, कब पारित किया गया? तो कार्यस्थल पर जो महिला शोषण अधिनियम पारित किया गया, वो 2013 में पारित हुआ है। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम कब पारित होता है? तो ये 2005 में पारित होता है। दहेज निषेध अधिनियम, तो ये 1961 में पारित होता है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सभी सही सुमेलित हैं। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या निरंतर कमी हुई या बढ़ी? तो त्वरित वृद्धि होती है। जन घनत्व का अधिकतम होता है, जल घनत्व इस पे अधिकतम होता है,
जल घनत्व, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल घनत्व जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक होती है। डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई? सबसे पहले कौन सी इसमें घटनाओं में से घटित हुई? तो रॉलेट एक्ट विधेयक पास कब होता है? चलिए हम लिख लेते हैं, मार्च मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन कब होता है? अमृतसर का अधिवेशन तो दिसंबर 1919 होता है, दिसंबर 1919 में होता है। बाल गंगाधर तिलक का जो निधन होता है कब होता है? तो 1 अगस्त 1920 में होता है। तो सबसे पहले घटना पूछी गई है तो मार्च 1919, तो रॉलेट एक्ट आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जो डेट्स याद की गई हैं क्रोनोलॉजी, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले जो हैं उनका आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे ठीक है, सबसे कम किसका है? तो आपका ठीक है, हाँ, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले अवरोही बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। तो श्रावस्ती 3 में है, तो ये आपका कट गया। फिर आपका कुशीनगर आता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका महाराजगंज आएगा, फिर आपका सुल्तानपुर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित बताना है कौन सा है? मध्यकालीन कवि और एक तरफ रचनाएं दी गई हैं। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, सोमनाथ, बताना है करेक्ट आपका कौन सा है? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, अमीर खुसरो की रचना है आसिका, सोमनाथ की रचना है राग विबोध। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है, कहाँ है? तो आपका पड़ेगा वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका? तो ये आपका पड़ेगा वाराणसी में। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? कौन सी पेटियों में पाए जाते हैं? तो मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी जो है इनमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है आपका भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसमें दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? कौन सा राज्य है आपका? तो ये आपका गोवा राज्य है, गोवा। भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 14 में निहित है। क्या है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है आपका 14 में निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तो सम्मिलित है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता ये भी सम्मिलित है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता ये भी सम्मिलित है, पुरुष स्त्री तथा बच्चों की शिक्षा ये सम्मिलित नहीं है प्रस्तावना में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको या किनको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? इसको किया जाता है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी करेक्ट है। यानी कि यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य साधारण विलंब करता है तो भी इसमें सम्मिलित है। किसी प्रमाणित जो प्रमाणित है पागल को कारावास का दंड दिया जाता है भी सम्मिलित है। यह किसी यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है भी आपका करेक्ट है। यानी कि अनुच्छेद 21 में ये तीनों उपबंध आपके सम्मिलित हैं, उल्लंघन होता है। ठीक है, यदि ऐसा कोई करता है तो ये 21 का उल्लंघन होता है, ये आपका अनुच्छेद 21 में है। चलिए, शेर शाह के शासन में रे का संबंध किससे है?
रे का संबंध किससे था? तो रे का संबंध था भिन्न भिन्न प्रकार की जो फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली जो दरें हैं, उनकी जो सूची थी, उसको रे कहते थे। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन के महाद्वीप जो महादीवार है, उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ठीक है, किस शासक द्वारा कराया गया था? तो करेक्ट बताना है ऑप्शन, तो ली हुआंग ती द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिए थे? बेलगाम और गोवा छीना था किससे? तो हरिहर सेकेंड से। हरिहर सेकेंड से बहमनी राज्य और बेलगाम। ठीक है, ये बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीना था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा और ससिप्पा, ठीक है, संदर्भ में किससे संबंधित हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कवित्रियां थी। कौन थी? कवित्रियां थी ये। चलिए, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम बताना है। तो सबसे छोटा क्या था? सबसे छोटा क्या था? तो सबसे छोटा कुल था, फिर ग्राम होता है, फिर विश्व, फिर जन। ठीक है, फिर विश्व और फिर जन। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था? ठीक है, ना लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ उनका मुख्यालय है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है ओपेक का मुख्यालय। नाम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क शहर में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्क। ठीक है, ये पूछा जा सकता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। आसियान का मुख्यालय मनीला में नहीं है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया में जकार्ता है। ठीक है, इसमें है। चलिए, ये बताने इसकी स्थापना कब हुई थी, बता दीजिए। आसियान की जो स्थापना होती है 1967 में होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? कौन सा उपाय है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित ना करना, ये भी करेक्ट है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, ये भी करेक्ट है। और न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सभी सही। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें सम्मिलित नहीं होंगे बताने हैं। चलिए, तो 8 जो राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन है, तो 8 कौन कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला आपका आएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। तो इसमें आपका ये तो करेक्ट है, राष्ट्रीय सौर मिशन ये तो है। ठीक है, राष्ट्रीय समृद्धि जो समृद्धि ऊर्जा दक्षता मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालयन जो पारिस्थितिकी तंत्र परिपथ मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन है। तो इसमें जो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो सुधार है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? तो संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर, ठीक है, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, ठीक है, क्षमता को बढ़ाना, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों इसके करेक्ट हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं।
श्वसन करते हैं। अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद होता है, ये भी आपका करेक्ट है। दोनों जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन जो रेल मार्ग पर अवस्थित है, कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, चीता भी है, मास्को भी है और कजान भी है। चिता, मास्को, कजान, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, आईएईए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इस संगठन की जो स्थापना वर्ष है 1957 में हुई थी, ये तो करेक्ट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? वियना। वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो किसी का भी नहीं। ठीक है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कनिष्क का जो राजारोहण हुआ कब हुआ? तो लगभग 78 ईस्वी में हुआ। सिकंदर का आक्रमण कब होता है? तो 327 से 325 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंत कब होता है? मौर्य साम्राज्य का अंत तो 185 ईसा पूर्व। और महाजनपद काल तो 600 से 500 ईसा पूर्व। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, सी। 78 ईस्वी है, ये ध्यान रखना, 78 ईस्वी, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, इसीलिए सबसे लास्ट में ईस्वी आया है। अगला क्वेश्चन है, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन जो है किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? कितने कण होते हैं छोटी सी बूंद में? तो 10 की पावर 21 कण होते हैं, कण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है। दो सूचियां हैं, उनको आपस में मिलान करना है। जाइलम, जाइलम क्या है? तो जल परिवहन का काम करता है जाइलम। मूल रोम क्या करता है? तो मूल रोम का कार्य होता है जल अवशोषण का। फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन। और रंध्र का काम होता है वाष्पोसर्जन। उसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? क्या है? मुख्य आधार है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? आपका उद्यमों के स्वामित्व, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है, कौन सी है? तो उत्पादित की जाती है। ठीक, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली को अच्छा मापने की जो इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, जैसे कोई जब प्लांट लगाया जाता है तो कहा जाता है 500 मेगावाट का है, तो जो मेगावाट उत्पादित की जाती है वो बिजली की इकाई है। रोग एक तरफ कारक दिए गए हैं। खसरा, टाइफाइड, मलेरिया और गेहूं का रस्ट रोग, ये किससे होता है? खसरा रोग होता है आपका, कारक होता है विषाणु, खसरा रोग। टाइफाइड का कारण होता है जीवाणु। और मलेरिया का होता है प्रोटोजोआ। और गेहूं का रस्ट रोग होता है कवक से। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन सी है इसमें? तो कैट फिश भी वास्तविक मछली है, गिटार फिश भी है और समुद्री घोड़ा भी फिश ही है, पाइप फिश भी है। तो उपरोक्त आपका सभी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक अभिकथन दिया है, दूसरा कारण है। अभिकथन में है, जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गरम सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। कारण है, गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ और प्रोटीन दिए गए हैं, उनको सही मिलान करना है 70 नंबर 6 क्वेश्चन में। रुधिर, रुधिर जो है ग्लोबिन, ठीक है, रुधिर जो है वो ग्लोबिन से संबंधित है, ऑप्शन सी।
दाल किससे संबंधित है? दाल है प्रोलैमिन से, ठीक है, प्रोलैमिन्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोक्रोम। और अंडा जो है, अंडे में प्रोटीन पाई जाती है ग्लो, ठीक है, ब्यूलिन। दाल में कौन सी है? तो प्रोलेमीन्स है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो साइटोक्रोम है। अंडा में प्रोटीन पाई जाती है ग्लोब्यूलिन। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नवी जो नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत के दूसरे स्थान पे आता है? कौन सा है जो भारत के दूसरे स्थान पे आता है? तो मिजोरम। मिजोरम क्या है आपका? दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन आता है? तो पहले स्थान पे साक्षरता के अनुसार पे केरल आता है फर्स्ट नंबर पे। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ बात किसकी करा जा रही है? हाँ, सर्वाधिक कुल साक्षरता और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से, ठीक है, नगरीकरण के सर्वाधिक साक्षरता केरल है, ठीक है। और नगरीकरण की बात करी जाए, ये साक्षरता में है, साक्षरता में, लेकिन नगरीकरण में दूसरा राज्य है। नगरीकरण, नगरीकरण यहाँ पे ऑप्शन में गोवा, गोवा है नगरीकरण में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला दिए गए हैं, एक तरफ मंडल दिए गए हैं। चंदौली, चंदौली किस मंडल में आता है? तो वाराणसी मंडल में चंदौली आता है। हापुड़ मेरठ मंडल में आता है। शामली किस मंडल में आता है? तो ये सहारनपुर मंडल में आता है शामली, सहारनपुर। और बदायूं जो है बरेली मंडल में आता है। तो इसका सी जो है वो इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा कुशल आक्रमणीयता की नीति का परित्याग कर अफगानिस्तान मामले में अग्रगामी नीति अपनाई गई थी? तो लॉर्ड लिटन, ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड लिटन। कुशल आक्रमणीयता की नीति का परित्याग कर अफगानिस्तान मामले में अग्रगामी नीति अपनाई थी लिटन ने। अगला क्वेश्चन, एग मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी किया जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विपणन एवं निरीक्षक जो निदेशालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। डोलड्रम के संदर्भ में असत्य कथन कौन से हैं चुनना है? डोलड्रम, तो डोलड्रम के लिए असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? यह धरातलीय क्षैतिज पवनों का जन्म होता है यहाँ, ये आपका गलत हो जाएगा। यह संवहनीय धाराएं चलती हैं यहाँ, तो ये आपका करेक्ट है, यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं। इसमें जो इनकरेक्ट था वो पहला इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन, सल्फा औषधियां कारगर होती हैं, सल्फा औषधियां कारगर होती हैं जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों में, ठीक है। जो जीवाणु द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसमें सल्फा औषधियां जो हैं वो कारगर होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णालेखन तकनीक का प्रयोग होता है, वर्णालेखन तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में वर्णालेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो इन नियमों के जो प्रतिपादक थे वो हो जाएंगे बैरी कोमोनोर, ठीक है, कोमोनोर। अगला क्वेश्चन, मौर्य कालीन सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जहां से अन्नागार का विवरण मिला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से? गोरखपुर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सोहगौरा ताम्र अभिलेख, ठीक है, ताम्र अभिलेख जो कि गोरखपुर के पास सोहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। समंत पादा जो पासादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? समंत पासादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बुद्ध घोष, बुद्ध घोष। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? तो गुलाम वंश में कुल शासक होते हैं आपके 11 शासक गुलाम वंश में होते हैं। कौन कौन से शासक होते हैं गुलाम वंश के? पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर आता है आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन आता है, रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद,
फिर बलबन आता है, फिर कैकुबाद, फिर क्यूमर्स। ये 11 शासक हुए गुलाम वंश के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है अल ब्रूनी, फिर आता है इब्न बतूता, फिर कौन आता है, अब्दुल रज्जाक आता है, और फिर आता है मनुची। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक, ठीक है, 1 3 2 4, हाँ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, मुरली एस देवगौड़ा बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, कारण दिया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें हैं। कारण है इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा आपका 1 मिनट, हाँ, करेक्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। मतलब जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें चना, गेहूं, अरहर इत्यादि की प्रमुख उपजें पाई जाती हैं। और इस क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ काली मृदा का विस्तार है। काली मृदा में चना, गेहूं, अरहर की प्रमुखता होती है उपज बन, इसीलिए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका असत्य हो जाएगा। कौन सा असत्य है, तो रामसर अभिसमय का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, तो आपका करेक्ट है बिल्कुल। रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, भी करेक्ट है। और 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1997 में, ये भी करेक्ट है। भारत इस अधिनियम में 1985 में शामिल हुआ, ये गलत है। कब शामिल होता है, 1982 में। तो ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है। यूर्त के नाम से जाना जाता है किर्गिज को। किर्गिज जो है जनजाति के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है। यह मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति है, किर्गिज, ये मध्य एशिया में निवास करती है। 1 मिनट, मध्य एशिया में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न में से कौन सा या गुण कौन सा करेक्ट है आपका। कार्बन नैनो से तो अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब हीरे से भी अधिक कठोर होता है तथा यह सर्वाधिक लचीला और विद्युत सुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दी गई है बिहार में, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर जो होती है वो 20.2% की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए 20.2% याद रखिएगा। बाकी बिहार 25.4, मध्य प्रदेश 20.3 और राजस्थान 21.3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रथम बार प्रयोग नोरियो टानीगुची ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में लोगों का जो देशांत गमन है वो फिलिप एम हाउसर ने कहा, क्या कहा था, वो कहा था आपका पॉपुलेशन इम्प्लोजन, ठीक है, इम्प्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो दास कैपिटल है, दास कैपिटल। चलिए अगला क्वेश्चन, लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करने करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। कौन होता है, तो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा स्थानांतरी कृषि, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्थानांतरी कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मानव शरीर में सबसे, इस ऑप्शंस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है 10%, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 3%, कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो 2%, और फास्फोरस पाया जाता है 1%। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 101, मतलब 101 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें 101 क्वेश्चन में एक अभिकथन है और दूसरा कारण दिया गया है। अभिकथन में क्या है? तो अभिकथन में कहा है कि ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। कारण में है ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर जो वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट भी है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा है कि रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है। और नहीं करता है तो आपका हो जाएगा वोल्गा जो नदी है वो विभाजित नहीं करता है या करती है। चलिए मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित आपका बी नहीं है। संभववादी जो अवधारणा है किसने दिया था? तो विडाल डी लाबलास ने दिया था। ठीक है, चलिए बाकी आपके सही नियतिवादी अवधारणा है जो सभी सही हैं। एफ, ठीक है, एफ जेटलीज, और नव नियतिवादी अवधारणा है ग्रिफिथ टेलर, और सांस्कृतिक निश्चयवाद है वो कार्ल ओ सावर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी करेक्ट है, मतलब दोनों करेक्ट हैं। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथ नहीं है? तो लाल ग्रंथ, जो लार ग्रंथ है, ठीक है, लार ग्रंथ जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में अभिकथन ए दिया है और कारण दिया है आर, बताना है करेक्ट आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो करेक्ट है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका गलत है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत मोटर विद्युत धारा के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, विद्युत धारा पे, तो आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है? मैथ से क्वेश्चन है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, मतलब यहाँ पे कहा है कि एक गोले की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो गोले का आयतन, इसमें रेडियस दी गई है आर 3 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन आप, ठीक है, आयतन निकालिएगा तो गोले का आयतन कैसे निकलेगा? तो रेडियस जब दी गई है तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब होता है। ठीक है, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, तो आयतन हो जाएगा आपका 36 पाई। चलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर आपका होगा 9 मीटर। ठीक है, इतना होगा 9 मीटर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है, रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? चाहे रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं दौड़ता है। ठीक है, करीम से तेज नहीं दौड़ता है। करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, अभिनव से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है, अभिनव से नहीं, तो इसमें सबसे तेज कौन दौड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है अभिनव दौड़ेगा, अभिनव दौड़ेगा।
निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है लुप्त संख्या कौन सी है। 3, 5, 5, 19, 7, 41, 4। इसमें लुप्त संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे हम लोग ध्यान देंगे। 3, 5, फिर 7 है, फिर 9 है, ठीक है, फिर 9 है आपकी। तो इसमें क्या हो रहा है, दो दो जुड़ रहा है, +2 + 2 हो रहा है। इसमें क्या जुड़ रहा है, 5 में से 9, 19 जाए, 5 और 19, मतलब 1 मिनट, हाँ चलिए, ठीक है। इसमें क्या है, 5 में क्या हो रहा है, इसमें 5 में हो रहा है आपका 5, कैसे आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करो 2, -1 कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 5 आ गया। 19 कैसे आएगा, तो 19 में 3 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर आपका, ऑड नंबर 5 आएगा, ऑड नंबर। तो इसमें 2 है इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो, तो आपका 19 हो जाएगा। फिर ऐसे 41 में करो, 7 में 6 मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, तो 41 आएगा। फिर आप यहाँ पे 9 में 8 मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, तो आपका 71 आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 71 ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए, इसमें यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मतलब प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो सब सब्ट्रैक्शन है, और भाग का जो डिवाइड का अर्थ आपका प्लस है, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका करेक्ट। तो साइन आपके बदलने हैं, ठीक है, साइन आपके बदलने हैं। तो 4 प्लस करिए यहाँ पे आप, 4 डिवाइड पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, 8 हो गया। माइनस की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस की जगह पे, 1 मिनट, माइनस की जगह पे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, 2। फिर मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है, 2। प्लस की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4। अब इसको बताना है क्या है, तो यहाँ पे 4 प्लस डिवाइड करो तो आएगा 4, -2 मल्टीप्लाई 4, ठीक। यहाँ पे प्लस प्लस 8 हो जाएगा, -2 इंटू 4 दूनी 8, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 0। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला रवि की पत्नी नहीं है, प्रेमलता रवि की माँ है, सीमा प्रेमलता की इकलौती पुत्रवधू है। तो उपयुक्त कथनों में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कमला सीता की बहन है, प्रेमलता कमला की माँ है, सीता रवि की पत्नी है, कमला प्रेमलता की पुत्रवधू है। इसमें से कौन सा ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसमें सीता रवि की पत्नी है, एक ही ऐसा इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि x प्लस वाई का 20% है, तो x माइनस वाई का 50% है, तो x अनुपात y किसके बराबर होगा, x अनुपात y किसके बराबर होगा, तो आपका 7:3 के बराबर होगा, 7:3 के बराबर। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष बाद, ठीक है, 23 वर्ष बाद औसत आयु पूछी है, तो 2 लोगों की औसत आयु तुम्हारी कितनी टोटल हो जाएगी, तो 46 वर्ष आयु हो जाएगी टोटल, ठीक है। 5 वर्षों बाद उसके पति तथा एक बच्चे का, 5 वर्षों बाद, ठीक है, 5 वर्षों बाद, तो 46 प्लस 2, ठीक है, इंटू 5 प्लस 1, इनको आप जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़िए, तो क्या आएगा, 46 प्लस 10 प्लस 1, तो आ जाएगा 57, ठीक, 57, ये 57 कुल आया। 3 लोग हैं तो डिवाइड कर दो 3 से, तो आ जाएगा आपका 19 वर्ष पूरे परिवार की औसत आयु। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, बाईं तरफ बनती है, तो अजय की किस दिशा में जा रहा होगा, अजय किस दिशा में
जा रहा होगा। तो सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, पूर्व दिशा में होता है, तो राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, यानी राज किधर होगा, राज उत्तर दिशा में जा रहा होगा, इसलिए अजय दक्षिण में जाएगा, अजय दक्षिण में जाएगा, ठीक है, बाईं तरफ बनती है, अजय किस दिशा में जाएगा, तो दक्षिण में जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कहा है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अजय किधर जाएगा, दक्षिण में। लुप्त संख्या इसमें बतानी है कौन सी है, तो 4 8 यहाँ पे इसमें देखना है कौन सा लग रहा है, आप इसमें देखना है कौन सा लग रहा है, फिर आपको वही मेथड लास्ट में लगाना है। इसमें क्या लगेगा आपका, तो इन सबको हम जोड़ते हैं, बाहर वाले जो हैं उनको जोड़ते हैं, तो क्या आएगा, 8 8 16 और 16 9 होगा 25, 25 का रूट कर दो तो हो जाएगा आपका 5, तो आपका ये 5 आ गया। बाकी सभी को जोड़ो और उसको रूट कर दो, 10 10 20 और 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 16, तो 36, 36 का रूट होता है 6, तो 6 आ जाएगा। अब इनको सबको जोड़ लो, ठीक है, इनको सबको जोड़ो पहले, तो इनको हमने जोड़ा तो आया आपका 41, ठीक है, 41। चलिए अब ये देख लेते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 41, सॉरी 49, अब जोड़ करके 49 ही आएगा, ये ध्यान रखिए, जोड़ करके 49 आएगा। इन सबको जोड़ लो और इसमें से माइनस कर दो, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 41 आ रहा है इन सबको जोड़कर, तो माइनस कर दो इसमें से, तो 8 आएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित को तार्किक रूप से क्रम में व्यवस्थित कीजिए, रेखा बिंदु वृत्त गोला, तो बिंदु सबसे पहले बिंदु बना, बिंदु के बाद रेखा बनाई गई, वृत्त, फिर वृत्त बनाया गया और फिर आपका गोला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी से क्या संबंध रखता है, तो ए बी से मामा का संबंध रखता है, ठीक है, कह रहा है कि उसकी, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी है ना, उसकी माँ की इकलौती पुत्री है, तो मामा हो गया। चलिए, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो दो सबसे लंबे हैं, कौन से दो ऐसे लंबे हैं सबसे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी, बी और डी सबसे लंबे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि ये दिया है और इसका मान बताना है, ए बी ए अपान 3 बी अपान 4 सी अपान, तो ए बी सी अपान सी का मान बताना है, क्या होगा, मान आपका बताना है, तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं एक बार, ए अपान 3 इक्वल्स टू बी अपान 4 इक्वल्स टू सी अपान 7 इक्वल्स टू के, ठीक है, तो के है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 के, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 के, सी की वैल्यू हो जाएगी 7 के, ठीक है, हम रख लेते हैं, फिर अभी हटा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बी सी ये सबको जोड़ लेते हैं, ये ए बी सी ऐसा ही कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 + 7 4 + 7 अपान 7 कर दो, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3 4 7 14 अपान 2, तो 14 अपान 7 हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है, के मानने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या बतानी है, विषम संख्या कौन सी है, तो अब ये ध्यान रखना है, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हुआ सम संख्या होगी, मतलब इसका 6 है ये सम होगी, 0 है इसका सम होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो विषम संख्या है, मतलब जिसका जो इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये जो होंगे वो सम संख्या होंगी, ये यूनिट डिजिट जो होगी, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सम है,
तो एक ही संख्या जो होगी वो विषम होगी। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2,397 दर्ज की गई हैं। तो ये आपके दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉल्फिन से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मार्च में नदी डॉल्फिन गणना हुई और भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2,397 नदी डॉल्फिन पाई गई। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी द्वारा जारी 12वें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक वैश्विक आतंकवाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वैश्विक सूचकांक में भारत का स्थान आपका रहा है 14वां, ठीक है, 40। अगला क्वेश्चन है, 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में बर्नी हाट है, बिल्कुल करेक्ट है। और भारत को विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया है, ये गलत है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश चाड है, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो स्थान है वो 5वां है, 5वां। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में किया गया है, इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में सिपरी द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, करेक्ट है। वर्ष 2020 से 24 में यूएसए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा है, ये भी करेक्ट है ऑप्शन। तो इसका सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, एक तरफ उनकी नियुक्तियां दी गई हैं। मार्क कार्नी मार्क कार्नी जो है प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? तो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। अंजू राठी राणा ये देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है। डॉक्टर मयंक शर्मा ये रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं और आशीष खन्ना बने हैं महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में चर्चित माधव राष्ट्रीय उद्यान से संबंध में निम्नलिखित कथन बताना है, कौन सा करेक्ट है? ये राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा इसे 68वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है, ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। तो एक मिनट, हाँ, पूछ क्या रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य आपका कौन सा हो जाएगा? ए असत्य हो जाएगा, तो इसमें ए असत्य है, दूसरा तो सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो सम्मेलन आयोजन दिए गए हैं, एक तरफ स्थल दिए गए हैं। क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025, क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025 यूएसए में हुआ, करेक्ट है। विकास सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 ये भी नई दिल्ली में होता है, और तो सी ही इनकरेक्ट था आपका। आपातकालीन अरब जो शिखर सम्मेलन है 2025 वो मिस्र में हुआ है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन जो इनकरेक्ट था वो आपका जल स्थिरता सम्मेलन जो दिल्ली में होता है, और विश्व विकास शिखर सम्मेलन
और आपातकालीन जो अरब शिखर सम्मेलन है 2025 वो मिस्र में होता है, इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बनी है? निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेश्वर बनी है। जयश्री वेंकटेशन बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में निम्नलिखित राज्यों में कौन एक वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा बना है? तो आपका केरल बना है, केरल। अगला क्वेश्चन है दिवस और दिनांक से। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ये 30 मार्च है, ये 3 मार्च है। विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेव एक्स 2025 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वेव एक्स 2025 की शुरुआत की। करेक्ट है। किसने शुरुआत करी? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उद्देश्य प्रमुख है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों आपके। एबल पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करेक्ट क्या है आपका? तो यह भौतिकी क्षेत्र में प्रदान दिए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। अच्छा, असत्य बताना है, करेक्ट नहीं असत्य। ये तो असत्य एबल किस में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है, मैथ्स में। और 2025 में किसको मिला है? तो जापानी जो गणितज्ञ हैं वो मसाकी काशिवारा को मिला है। तो ऑप्शन ए इसका असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सत्य बताना है इसमें, ये देख लेना है जरूर। मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फाइनल मुकाबला भारत न्यूजीलैंड को पराजित करके जीत लिया। भारत न्यूजीलैंड को पराजित करके जीत लिया। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना गया, ये इनकरेक्ट है। किसको चुना गया? तो जडेजा को, जडेजा, रविंद्र जडेजा को। और भारत न्यूजीलैंड के मध्य फाइनल मुकाबला दुबई में संपन्न हुआ, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ए, ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में लियू जियाकुन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले पित्जर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वह किस देश के निवासी हैं? वह है चीन के निवासी। कौन? लियू जियाकुन, लियू जुआकुन। ठीक है, ये इनको पित्जर पुरस्कार मिला है। कौन सा? पित्जर, ठीक है, पित्जर, ठीक है, अवार्ड 2025। अगला क्वेश्चन है 136, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा आपका बेमेल युग्म है, उसको पहचान करना है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है ऑस्कर में जो सम्मानित की गई? वो है अनोरा। अभिनेता कौन है? तो एड्रियन ब्रॉडी है, एड्रियन ब्रॉडी। और अभिनेत्री कौन है? मिकी मेडिसन है। और भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि है वो कौन सी थी? तो आधिकारिक जो प्रविष्टि है वो लापता लेडीज को है, ये गलत है। कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लापता लेडीज। ठीक है, ये ऑस्कर से, ऑस्कर में नॉमिनेट की गई थी, ऑस्कर में। चलिए 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा राइज ऐप को लॉन्च किया गया। राइज ऐप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश से है। राइज ऐप है जिसका उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, टीका कार्यक्रम को करण को प्रभावी बनाना। तो उसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? टेक्सटाइल मशीन केंद्र घोषणा की है आपकी कानपुर देहात में, कानपुर देहात में। अगला है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है? तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बनी है शंघाई, शंघाई जो कि चीन का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सैन्याभ्यास वरुण 2025, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैन्याभ्यास वरुण निम्नलिखित में से कथनों से संबंधित है।
यह भारत एवं फ्रांस के मध्य एक द्विपक्षीय वायु सैन्याभ्यास है। बिल्कुल करेक्ट है। जो वरुण सैन्याभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य एक द्विपक्षीय वायु सैन्याभ्यास है, करेक्ट है। इसका आयोजन मार्च 2025 में जोरहाट असम में हुआ था। इसका आयोजन मार्च 2025 जोरहाट असम में हुआ था। मतलब इसकी ये जो डेट है ये भी याद रखनी है। और इसका किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ होता है। वरुण 2025 का मार्च 2025 में कहाँ हुआ? तो जोरहाट असम में हुआ। ये दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, जो सामान्य अध्ययन के हैं 140 क्वेश्चन कवर होते हैं। अब हम लोग 60 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे। ठीक है, हिंदी के। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन हिंदी पे। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक विलोम शब्द हेतु असत्य है? विलोम शब्द हेतु कौन सा आपका असत्य है? तो विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, ये तो आपका सत्य है। सर्वनाम छोड़कर सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, ये भी करेक्ट है। विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं, ये गलत है। और क्रियापद का विलोम सदैव सार्वनाम ही होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट। तो ये तो असत्य कौन सा आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका असत्य। एक मिनट, सी असत्य नहीं है। ठीक है, ये तो सत्य है। आपका डी असत्य है। डी आपका असत्य है। ये असत्य है आपका डी। जो क्रियापद है का विलोम सदैव सर्वनाम ही होगा, ये असत्य है। क्रियापद का विलोम क्रिया विशेषण होता है। क्रियापद का जो विलोम है सर्वनाम नहीं होता है, क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रियापद का विलोम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूत्रपात शब्द का विलोम क्या है? सूत्रपात का विलोम क्या होगा? उपसंहार होगा। क्या होगा? उपसंहार। चलिए, अगला क्वेश्चन, विग्रह निम्नलिखित में से किसका विलोम है? विग्रह। विग्रह किसका विलोम है? तो आपका हो जाएगा संधि का भी विग्रह है, अनुग्रह का भी है, समास का भी है। तो उपयुक्त सभी का जो विलोम है वो विग्रह हो जाएगा। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म होगा आपका समवेत का होगा असमवेत। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दुष्कर का जो होता है वो होता है सुकर। तो टी जो है वो सही सुमेलित नहीं था। बाकी अभिमुख का आपका प्रतिमुख होता है, आद्य का अंत्य होता है और कृत का अकृत होता है। चलिए, अगला है, कौन सा बेमेल है? पारलौकिक का क्या होता है? पारलौकिक का। ठीक है, पारलौकिक का होता है ऐहिक। दैविक और पारलौकिक एक ही चीज है। इसका विलोम जो होगा आपका वो ऐहिक होगा। ऐहिक, ये दोनों आपके दोनों एक सेम ही हैं। चलिए, बाकी ग्रथिक का विकीर्ण, विपिन्न का सिद्ध और चतुर का आपका मूढ़। तो इसमें ऑप्शन डी ए जो है वो विमेल था। अगला क्वेश्चन, दो सूचियां हैं, इनको आपस में सही सुमेलित करना है। शब्द एक तरफ विलोम दिए हैं। उद्यमी, उद्यमी का आपका विलोम होगा तो निरुद्दम होगा। उद्यमी का आपका विलोम होगा निरुद्दम। उद्यमी निरुद्दमी मत कर देना। उद्यमी का जो विलोम होगा निरुद्दम होगा। विहित का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध होता है। और अकथ्य का विलोम होगा कथ्य। अलगाव का विलोम होगा साहचर्य। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन, युत्सा का सही विलोम का होगा? युत्सा का होता है आपका मैत्री। शब्द और विलोम आपस में सुमेलित करना है। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का। तो अनंत का विलोम होता है अंत। और नराधम का विलोम क्या होगा? नराधम का विलोम होगा नरपुंगव। और अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ। और प्रखर का विलोम होगा मंद। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा आपका सी, करेक्ट हो जाएगा। नेपथ्य का विलोम क्या होगा? नेपथ्य, नेपथ्य का होता है सन्मुख। सन्मुख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है कथनों में से एक असत्य है। कौन सा कथन आपका असत्य है? तो विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है
ये आपका क्या है, असत्य है। विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, विशेषण से होती है, विशेषण से। तो इसमें डी जो है वो आपका असममित था। अगला क्वेश्चन, वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विकारी विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण नहीं है? कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो खून जो है वो विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण है, क्या विशेषण है? एक तो आपका विशेषण होगा फलित। फलित जो है वो एक विशेषण है। विशेष विशेषण के युग में से अशुद्ध बताना है, कौन सा है अशुद्ध? अशुद्ध होगा धैर्य धृष्टता, ये अशुद्ध है विशेष विशेषण। ठीक है, धैर्य धृष्टता ये विशेष विशेषण शुद्ध है। ये दोनों क्या हैं? दोनों ही विशेष हैं, दोनों ही विशेष हैं। इनका विशेषण क्या होता है? धैर्य का होता है धीर और धृष्टता का होता है धृष्ट विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा संज्ञा से नहीं बना है? सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है, सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं है? तो वह शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 158। दो सूचियां हैं, उनको आपस में मिलान करना है। पदवाचक विशेषण और विशेष दिए गए हैं। अगाध, अगाध का होता है सागर। प्रगाढ़, प्रगाढ़ का होता है प्रेम। और नीरस, नीरस का होता है आपका विषय। और करुण का होता है क्रंदन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है? निषिद्ध आपका विशेषण है निषेध का। एक गणनावाचक विशेषण क्या है इसमें? तो गणनावाचक विशेषण होगा 30 चारपाई, जो कि 30 जो है गणनावाचक विशेषण की बात करी जा रही है। प्रत्येक क्या हो जाएगा? प्रत्येक जो है प्रत्येकवाचक विशेषण। तृतीय तल क्रमवाचक विशेषण। कम तो अनिश्चित संख्यावाचक, कम भार। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका? तो बी आपका अशुद्ध है, बी। बी क्यों अशुद्ध है? हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम अपने, हमारे नहीं, हम अपने देश के। ठीक है, तो यहाँ पे अपने शब्द इस्तेमाल होगा। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध है, तो इसमें आपके सभी अशुद्ध हैं, सभी अशुद्ध हैं। तो सही शुद्ध कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं, ये शुद्ध वाक्य है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसमें शुद्ध होगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। यह कहना आपकी भूल है, इसमें सत्य होगा यह कहना आपकी गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा चयन करना है अशुद्ध। तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपका करेक्ट है, आपका अशुद्ध सी। तो सी का अशुद्ध है, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। ठीक है, हताहत, दुर्घटना में हताहत, ठीक है, हुए लोगों ने, हताहत जब हो गया तो हुए इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो आपका ए, इसका जो उत्तरदायित्व है मुझ पर है, आपका बिल्कुल शुद्ध है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका तुम मुस्कुरा दिए बिल्कुल शुद्ध है, तुम मुस्कुरा दिए बिल्कुल शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? हलंत संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो प्रत्युत में है। इसमें तो इसका जो सत्य बिल्कुल होता है, सही होता है, वो होता है प्रत्युत। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? कौन सा एक शुद्ध शब्द है? तो सदुपदेश शुद्ध है बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो आपका बेमेल है चारुताई। चारुताई जो है इसमें हलंत संबंधी नहीं है, चारुताई में ये बेमेल है। इसमें एक अशुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? अभियंत्रिक गलत है, आभियंत्रिक होता है। क्या होता है? आभियंत्रिक करेक्ट होता है। ये चलिए
अगला क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी जो है इसकी वो ये है संवाद। तो इसका जो करेक्ट होता है वो होता है आपका संवाद। संवाद, बाकी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? वाक्यांश और एक शब्द। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे हम प्रवासी कहते हैं। वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। पाने की इच्छा लिप्सा, और जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? श्रवणीय। ठीक है, श्रवणीय। चलिए अगला क्वेश्चन, सहोदर के लिए शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? सहोदर जो होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है। सूची दो दी गई हैं आपस में, एक पहली सूची है और दूसरी सूची आपस में मिलान करना है। चलिए इसमें आपस में मिलान करना है। तो ऋण ना चुकाने वाला, ऋण ना चुकाने वाले को क्या कहते हैं? नादिहंद। जो कठिनाई कठिनाई से पचता है उसे क्या कहते हैं? दुष्पाच्य। और जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवोदित। और जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। तो सही सुमेलित हैं सभी, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गीता रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश। गीता रूपक के लिए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। चलिए, जो एक दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परश्रितकार। ठीक है, परश्रित कातर। ठीक है, जो एक दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे परश्रित कातर कहते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आबाल वृद्ध। आबाल वृद्ध। ठीक है, आबाल वृद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिघांसा कहते हैं। और द्वैपायन शब्द है तो उपयुक्त वाक्यांड क्या होगा? तो इसके लिए जो वाक्यखंड होगा आपका, जिसका जन्म द्वीप द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहते हैं। चलिए, आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांड क्या होगा? आत्माभिमत के लिए अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का जानने वाले को क्या कहते हैं? जानने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिकालाज्ञ। त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विपिन शब्द में किसका पर्यायवाची शब्द सही है? विपिन, विपिन किसका है? तो अरण्य। अरण्य विपिन है। अरण्य जंगल है। ठीक है, अरण्य कांतार है। संकर्षण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो विष्णु शब्द होगा संकर्षण। पुष्कर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर किसका पर्यायवाची नहीं है? तो पक्षी। जो पुष्कर है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमल का भी है, आकाश का है, और कमल तो यहाँ दो बार लिख गए हैं। चलिए ठीक है, भी सर्ज विजयी। ठीक है, विदस्व विजयी जो है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वो आपका होगा अर्जुन का। समन प्रांतांत और यमुना भ्राता शब्द पर्यायवाची हैं, किसके हैं? तो ये आपके हो जाएंगे एम के। दो सूचियां हैं आपस में, इनको मिलान करना है। एक तरफ शब्द है एक तरफ पर्यायवाची है। यज्ञ, यज्ञ किसका पर्यायवाची है? तो वितान। यज्ञ है वितान का। पुष्कल, पुष्कल है स्वर्ग का। किसलय किसका है? तो किसलय जो है वो पत्ता का है। और समुद्र का है पारावर। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दाड़िम सुखप्रिय राम बीज इत्यादि में से किसका पर्यायवाची है? तो दाड़िम सुखप्रिय राम बीज अनार का पर्यायवाची है, अनार का। चलिए, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है आपका? तो पर्वत का अचला नहीं। अचला किसका पर्यायवाची होता है? अचला जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अचला जो है पृथ्वी का है, और पर्वत होता है अचल। बाकी जड़ जल मेघ पुष्प, गरुण द्विराज, कोयल प्रभूत। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें अम्ब जो है, अम्ब, वो आंख का नहीं है। अम्ब किसका है? आम का है, आम।
बाकी आंख दृग चष अम्बम, ये आंख के पर्यायची हैं। निम्नलिखित में से पर्यायची विकल्पों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही हो जाएगा? आपका अस्म, उपल और प्रस्तर, ये बिल्कुल सही है। इसका है तो ये पत्थर के पर्यायची हैं, पत्थर के। चलिए, ततभव तत्सम, तत्सम और ततभव शब्दों में से निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म असंगत है? चलिए, इसमें तत्सम और तत्भव बताना है। कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत कौन सा हो जाएगा? तो बेन बेणु असंगत है। बेन बेणु तत्सम तद्भव नहीं बल्कि तत्भव तत्सम है, मतलब बेणु जो है वो तत्भव है, बेन जो है वो आपका तत्सम। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक तरफ तत्भव एक तरफ आपसे तत्सम दिए हैं। जब, जब का जो होता है यदा होता है तत्सम, और थाल का क्या होता है? तो थाल का होता है स्थाल, और पल्ला का क्या होता है? तो पल्ला का होता है पल्लव, और निहाई का होता है निघात। ये तत्सम दिए हैं इधर, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कारुवेल्य, कारुवेल्य का सही तत्भव, कारुवेल्य का सही तत्भव जो है वो करेला है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा परस, परसों वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्म में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका बी, अहेर अहीर सही नहीं है। ठीक है, अहेर का क्या होता है? आखेट। अहीर का क्या होता है? अभीर। उपरोक्त उपर्युक्त पराठा परपट साली स्याली, ये करेक्ट है। बाकी उपालब्ध, जिसका तत्सम रूप है, किसका तत्सम रूप है? उपालब्ध। तो उपालब्ध है उलाहना का, उलाहना का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम एक शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए पड़ताल जो है वो तत्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन एक गलत है? कौन सा गलत है? तो आपका डी जो है खेती क्षेत्र गलत है। खेती होता है क्षेत्री, खेत होता है क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कार्तिक जो है वो तत्सम नहीं है, कार्तिक तत्भव है किसका? कार्तिक का। इसका तत्सम होगा कार्तिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो आदर्श जो है वो तत्सम है। इसका आरसी का। सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन, हिंदी के 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और सामान्य अध्ययन के जीएस के 140 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये ध्येय इसकी टेस्ट नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसकी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा प्लीज़, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।